जी बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख रहे थे कि जो नाकामी की रीज़न है इन कॉलेजेस, उनमें से एक रीज़न फाइनेंशियल प्रेशर on the boys, and because of that financial pressure they have to go through long hours of work, and then they have to pay attention to what we call to their studies, and that is why this happens, that these boys they fail. And when we talk about various reasons, this is one of the main reason for failure of students. ओके, हमने उसमें से रीजन को जो फाइनेंशियल प्रेशर वाली जो रीजन है उसको हमने कुछ पढ़ा था, और आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं. Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their कॉलेज एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने पहले बात ये की थी कि उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो इक्विपमेंट क्या करें, प्रोवाइड करें लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उनको मीट करने के लिए, क्योंकि वो उसके इस दुनिया में आने के रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पर वो कहता है कि वो मीन्स नॉनदलेस क्या होता है, मेनी बॉयज आर कास्ट, ओके, कि बहुत सारे लड़कों को जो है मुकम्मल तौर पर डाल दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है एंटायरली, मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर, मीन कि अपने ही जराए के ऊपर. उन्हें उन्हें ये कहा जाता है कि वो अपने ही जराए के ऊपर क्या करें, रिलाई करें एंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस के लिए, कि वो कॉलेज के अखराजात पूरे करें, लेकिन अपने जराए से पूरे करें, उनको किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई इमदाद नहीं मिलेगी. एंड इट इज ऑलवेज टू द डिट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ. और ये जो काम है कि जब वो मुकम्मल तौर पे उनको ये कहा जाता है कि कॉलेज के जितने एक्सपेंसेस हैं उनको आपने खुद ही पूरा करना है, तो ये उनकी सेहत के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, इसको दोबारा से उसने जहाँ पर कहा, इट इज ऑलवेज टू द डिट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ. ओके, इट इज ऑलवेज हार्मफुल टू देयर हेल्थ एंड द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन. और जो उनकी तालीम का मैार है उस पर भी क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है. क्योंकि एक बच्चा जो फ्री ऑफ माइंड होके, फ्री ऑफ बर्डन्स होके वो जब स्ट्रगल करता है, उसकी जो स्ट्रगल है वो डिफरेंट होती है. और एक बच्चा जिसको पता है कि मैंने यहाँ पे कॉलेज का काम भी करना है, मैंने 8 आवर्स जॉब भी करनी है. कुछ हमारे कॉलेज में भी बच्चों को मैं जानता हूँ कि जिनकी इस तरह की जो सिचुएशन है और वो ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते, दे से कि सर वी डू जॉब फॉर 8 आवर्स और 6 आवर्स, और उसके बाद हमारे पास वक्त भी उस तरह से नहीं बचता कि हम क्या कर सकें, काम कर सकें, बहुत ज़्यादा काम कर सकें. तो दूसरे जो बच्चे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी होती है कि उनके पेरेंट्स उनको जो उनके कॉलेज एक्सपेंसेस हैं वो दे रहे होते हैं, उनकी जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, मैार है, वो क्या होता है, बेहतर होता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव टू देयर एजुकेशन. और बोथ, ओके, तो वो कहते हैं ये दोनों नुकसान होते हैं, डिट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ एंड यू कैन से उनकी जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है वो भी क्या होती है, सफ़र होती है. और दोनों साइमल्टेनियसली भी ये सफ़र होते हैं. एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ. वो कहता है कोई भी लड़का अपने एक्सपेंसेस जो कॉलेज के उसका, आप कह सकते हो कि कुछ हिस्सा वो कमा सकता है अपने आप को तकलीफ दिए बगैर. मीन्स इफ यू हैव, इफ ही और if he has to work for 2 hours or 3 hours a day, तो इतना वो कमा ले कि उसका कुछ हिस्सा वो पे कर दे अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस का, तो इससे शायद उससे ज़्यादा नुकसान ना हो. और आगे वो कहते हैं, इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स. अब क्योंकि बच्चे अपने वालदेन जो नहीं उनके एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करते उनको देखते हैं, तो अगर उनको 2 आवर्स वालदेन उनको कहते हैं कि इतना हम शेयर कर देंगे, इतना आप खुद कर लें, फिर भी बच्चे की यही कोशिश होती है कि मैं अपने वालदेन का जो बर्डन है उसको क्या करूँ, शेयर करूँ. और उस बर्डन को शेयर करने की जब वो कोशिश करता है, तो जितना उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम होना चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन कम से कम नहीं बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है कि उसके वालिदैन के ऊपर जो बर्डन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए.
तो बच्चा आमतौर पे अपनी जो आप कह सकते हो कि जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करता है, और उसके साथ साथ अगर वालिदैन उसको कुछ हिस्सा दे भी रहे हैं तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं वो हिस्सा उनसे ना लूं और मैं खुद से काम करूं. बट टू सी बॉयज बाय द डजन take job lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days in a week, to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. अब वो यहाँ पे इस मंजर को पेश करते हुए ये कहता है कि जो लड़के हैं जो इस तरह के प्रोसेस में से गुजरते हैं, जिनको अपने पैसे खुद कमाना पड़ते हैं, जो अपने तालीम के अखराजात अपने वालिदैन से नहीं ले पाते और वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन लड़कों को देखना, इनको वो कहता है कि दर्जनों के हिसाब से काफ़ी तादाद है उन लड़कों की कि जो वो जॉब्स लेते हैं जो कब से कब तक कंटिन्यू रहती हैं, लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 2 in the morning, कि शाम की 6 से सुबह 2 बजे तक, मीन्स जो है वो 2 AM तक कंटिन्यूड रहती हैं. अब देखिए कि 2 AM तक एक बच्चा एक जॉब जो है वो कर रहा है, और वो जॉब कोई 1-2 डेज नहीं कर रहा बल्कि 6 डेज इन वीक, एक हफ्ते में 6 डेज उसको ये काम करना पड़ता है. टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स. और लड़के जो है वो अपने किताबों को खरीदने के लिए, अपने अपने खाने को खरीदने के लिए वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में भी जाते हैं, वो अपना खून भी देते हैं, ओके, बेच देते हैं एक तरह से, ताकि उनसे वो पैसा जो है उनके अंदर मिल जाए. तो राइटर क्या कहता है, इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल सीन, मंजर. वो कहते हैं कि ये जो है मंजर जो है वो क्या है, ये दिल को दहला देने वाला है बहुत. कि एक बच्चा कि एक तो ये है कि वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के प्रोसेस में से गुजर रहा है, या दूसरी तरफ उसको शाम के 6 बजे से 2 बजे तक काम करना पड़ता है, और फिर वो 4-5 आवर्स की वो नींद लेगा, फिर वो अपनी कॉलेज पहुंचेगा, और फिर एक 4-5 आवर्स वो अपनी स्टडीज में गुजारेगा, फिर वो जॉब का सोचेगा. सो दिस इज हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. वो कहते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो आला किरदार के मालिक हैं और उनके पास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिलियत मौजूद है, एक्सीलेंट एबिलिटी है उनके पास, लेकिन वो एक्सीलेंट एबिलिटी और वो फाइनेस्ट कैरेक्टर उस वो अपनी जो लिमिट है या अपनी जो इंतहा है वो उस तक नहीं पहुंच पाता. उसकी रीजन क्या होती है कि वो ये सारे प्रोसेस में से गुजर रहा होता है, आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, कि वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड या इतने सख्त जो वर्किंग आवर्स है उसमें से वो गुजर रहे होते हैं. एंड इनएविटेबली इट इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर अ पेरेंट फेलियर. वो कहता है कि फिर तो देयर इज नो डाउट, इनएविटेबली इट इज इम्पोर्टेंट रीजन फॉर पेरेंट फेलियर. तो ज़ाहिरी तौर पर उनके नाकामी की ये एक तो वाज़ेह वजह भी है, क्योंकि एक बच्चा जो है बेशक उसकी फाइनेस्ट आप कह सकते हो करेक्टर है या एबिलिटी उसके अंदर जो है वो पाई जाती है, लेकिन जब वो जिंदगी की इतनी मुश्किलात में से गुजरेगा तो उसकी वैल्यू ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो फर्क पड़ेगा. मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन. तो काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनके पास स्कॉलरशिप फंड्स हैं वो मौजूद हैं, वजीफे देते हैं वो बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो एक्सीलेंट एबिलिटी के मालिक हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद नहीं है. क्या करने के लिए, टू एलिविएट दिस सिचुएशन, ओके, इस हालत की संगीनी को क्या करने के लिए, कम करने के. एलिवेट का मतलब होता है लेसन, डिक्रीज, एलिविएट, ओके, एलिवेट इज समथिंग एल्स, सो एलिविएट दैट इज समथिंग एल्स, ओके, डिक्रीज और लेसन. But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. तो वो कहता है कि बहुत सारे डीन हैं जो सरबराह इदारा हैं, जो वो स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट, वो जानते होंगे कि वो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उनके पास कुछ पैसे कम होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. ओके, ज़िंदगी में जो कामयाबी की तरफ उन्होंने जाना होता है वो उस कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते.
उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो अपने स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। या अगर कंटिन्यू कर पाते हैं तो उस स्टडी पर एक इफेक्ट होता है, और वो बैड इफेक्ट आपको नजर आता है। और वो किस वजह से होता है कि वो उनके पास अपने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि अपनी स्टडीज के अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। सो अपेरेंटली, नॉट ओनली अपेरेंटली, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ फेलियर। जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ फेलियर है स्टूडेंट्स के लिए। okay? इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक अद रीज़न यहाँ पर रह गई है, तो लेट्स मूव ऑन टू द टेंस पार्ट। कि हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, आज हम फ्यूचर परफेक्ट और उसके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का बेटा जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो है सब्जेक्ट प्लस will have प्लस shall have। और will have और shall have वाला वही will और shall जो I और V के साथ आप shall लगाते हैं और बाकियों के साथ आप क्या लगाते हैं, will लगाते हैं। ओके, और इसमें भी बेटा जो फॉर्म आपके पास आ जाएगी वो आपकी वो कौन सी आएगी, वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओके। और इसमें भी कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट है, लेकिन वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट कहाँ पे होती है, फ्यूचर में होती है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो दैट वुड बी they will have taken the examination. They will have taken the examination. They will have taken the examination. वो इम्तहान दे चुके होंगे या उन्होंने इम्तहान दे लिया है। ओके, दे लिया है, ये दे चुके होंगे, वो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। सेकंड हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, द गार्डनर will have watered the plants. The gardener will have watered the plants. और इसमें बेटा जो आपके पास नेगेटिव बनेगा इसमें, क्योंकि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टू हैं, तो उसमें फर्स्ट वाले के बाद आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को लें तो यू विल राइट इट लाइक दिस, they will not have taken the examination. They will not have taken the examination. ये नेगेटिव हो जाएगा और इसके इंट्रोगेटिव आप उसको स्टार्ट में लेके जाएंगे, will they not have taken the examination. Okay, will they not have taken the examination? There would be question mark.
ये आपके पास बेटा इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे। और इसमें एक और जो चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है, जैसे कि आपने पास्ट परफेक्ट में देखा था कि आपके दो हिस्से एक सेंटेंस के हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस के दो हिस्से हो सकते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट के साथ आप कॉम्बिनेशन में दो हिस्से अगर सेंटेंस के बनाएंगे तो उसमें सेकंड वाला जो हिस्सा है उसमें क्या आएगा, दैट वुड बी future indefinite. Sorry, not future indefinite. That would be present indefinite. Okay, present simple. उसके साथ जो दूसरा हिस्सा आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। जैसे कि उसी सेंटेंस को अगर हम देखें जो आपने कल वाले लेक्चर में जो आपने देखा था, उसमें हम कहते हैं द पेशेंट will have the patient will have died before before the doctor before the doctor comes बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब यहाँ पे आपने केम वगैरह को यूज नहीं करना। अब यहाँ पर जो आपने बिफोर द डॉक्टर कम्स, ये जो हिस्सा है आपके पास, इसको आप देखें तो ये आपका केस में है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो आपने पास्ट परफेक्ट वाला हिसाब नहीं रखना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप पास्ट सिंपल को साथ मिला के यूज करते हो, तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट सिंपल को क्या करना है, साथ इसके यूज करना है, बिफोर द डॉक्टर कम्स। ओके जी बेटा, तो इसमें आप अब सेंटेंसेस आप लिख लें। जी, उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। जान के लिए आप लाइफ यूज करेंगे ऑब्वियसली, और सेव का वर्ड आप यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस, माली ने इस बाग से तमाम खूबसूरत फूल चुन लिए होंगे। माली ने इस बाग से तमाम खूबसूरत फूल चुन लिए होंगे। और चुन लेने के लिए आपके पास जो वर्ड होगा दैट बी प्लक। प्लक का वर्ड अब यूज करेंगे चुन लेने के लिए। नेक्स्ट बेटा, मेहमान खुसूसी की आमद से पहले तलबा हाल में दाखिल हो चुके होंगे। मेहमान खुसूसी की आमद से पहले तलबा हाल में दाखिल हो चुके होंगे। मेहमान खुसूसी की आमद से पहले तलबा हाल में दाखिल हो चुके होंगे। और मेहमान खुसूसी के लिए आप क्या यूज करेंगे, चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट आप यूज करेंगे, चीफ गेस्ट। नेक्स्ट बेटा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका होगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका होगा। ये उसी कॉम्बिनेशन के साथ आपने व्हेन का जब यूज अप करेंगे तो उसमें प्रेजेंट सिंपल को आप यूज करेंगे। गो कि आपको यहाँ पर जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं फ्यूचर को क्या करूंगा, जब आप वहां पहुंचेंगे तो अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि विल रीच अब यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हेन वी रीच देयर, ओके, वो आपने यूज करना है। और अंधेरे के लिए आप सर्टनली डार्कनेस यूज करेंगे, डार्कनेस अंधेरे के लिए। और फैल जाना के लिए आप प्रिवेल या और भी कोई वर्ड मुनासिब आपको लगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रिवेल।
जी बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखें। नेक्स्ट सेंटेंस, किराएदार ने आपका मकान खाली कर दिया होगा। किराएदार ने आपका मकान खाली कर दिया होगा। किराएदार के लिए आप टेनेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं, टेनेंट। और वेकेट करना, खाली करना होता है, पहले भी ये वर्ड गुजरा है। किराएदार ने आपका मकान खाली कर दिया होगा। जी आगे, जब खरगोश बेदार हुआ तो कछुआ मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका होगा। सॉरी, जब खरगोश बेदार होगा तो कछुआ मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका होगा। जब खरगोश बेदार होगा तो कछुआ मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका होगा। तो बेदार होने के लिए आप यूज करेंगे वर्ड, वो अवेक का वर्ड यूज करेंगे। और मंजिल मकसूद क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ओके जी बेटा, नेक्स्ट चलेंगे। दुश्मन ने अभी तक हथियार नहीं डाले होंगे। दुश्मन ने अभी तक हथियार नहीं डाले होंगे। हथियार डालने के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं गिव इन। ओके, हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथियार डालने से मतलब हार मान लेना। दुश्मन ने अभी तक हथियार नहीं डाले होंगे। नेक्स्ट, क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा। तो हारने के लिए, क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा, क्या वो जुए में सब कुछ हार चुका होगा। इसमें हारने के लिए आप लूज सर्टनली लगाएंगे, उसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट लगाएंगे। और जुए के लिए जो वर्ड आप यूज करेंगे दैट इज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का वर्ड आप यूज करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मरी में सिर्फ एक हफ्ता कयाम किया होगा। उसने मरी में सिर्फ एक हफ्ता कयाम किया होगा। कयाम करने के लिए हम स्टे का वर्ड यूज करते हैं, स्टे, कयाम करना। नेक्स्ट बेटा, क्या डॉक्टर साहब ने जख्मी की मरहम पट्टी कर दी होगी। क्या डॉक्टर साहब ने जख्मी की मरहम पट्टी कर दी होगी। मरहम पट्टी के लिए हम यूज करते हैं ड्रेस का वर्ड। ओके, मरहम पट्टी के लिए ड्रेस का वर्ड यूज करते हैं। और जख्मी के लिए होता है वोंडेड, वोंडेड, जख्मी। और मरहम पट्टी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम ड्रेस का वर्ड यूज करते हैं। ये बेटा आपके 10 सेंटेंसेज हैं जो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में से हैं। 9 टेंसेज आपने पढ़ लिए हुए हैं। और इनकी आप साथ साथ रिवीजन भी करते रहा करें। और उसके साथ आप ये भी देखें कि आपको जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं उनको रेगुलरली आप क्या करें, उनके जुमले भी बनाएं आप। ओके, 5 इडियम्स आपको लिखवा देता हूँ साथ। हमने जो इडियम्स पढ़े थे लास्ट टाइम वो थे एट द 11th आवर तक हमने देखा था। नेक्स्ट अब देख लें इडियम एट 6s and 7s। एट 6s and 7s का मतलब होता है अफरा तफरी के हालत में हो, इंतशार की कोई हालत में हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एट 6s and 7s। जैसे कि आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे द वर्ल्ड टुडे इज एट 6s and 7s, कि आज की दुनिया इंतशार का शिकार है और बदली हुई है। और नेक्स्ट बेटा जो आपके पास ईडीएम है दैट इज एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। अब एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है एक साथ लगातार, एक साथ लगातार, एट अ स्ट्रेच। सो I cannot work for 4 hours at a stretch. I cannot work for 4 hours at a stretch. कि मैं 4 घंटे के लिए लगातार काम नहीं कर सकता। I cannot work for 4 hours at a stretch.
और नेक्स्ट जो आपके पास ईडीएम है दैट इज एट एट अ लॉस। एट अ लॉस, इसका मतलब घबरा जाना, परेशान हो जाना। ये भी ईडीएम आप इसके साथ एक ईडीएम साथ मिला लेंगे, वो भी इसी मीनिंग में ही ऑलमोस्ट आता है, ऑल एट सी। इन दोनों के लिए एक ही सेंटेंस आप बना सकते हैं कि आई वॉज एट अ लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ये भी आप कर सकते हैं, आई वॉज ऑल एट सी एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ओके, ये दोनों ईडीएम आप एक ही मीनिंग ऑलमोस्ट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ईडीएम है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज की पाबंदी करना। यू मस्ट अबाइड बाय योर प्रॉमिस। यू मस्ट अबाइड बाय योर प्रॉमिस। अबाइड बाय नेक्स्ट जो यूज होगा वो क्या है, पाबंदी करना किसी भी चीज की, अबाइड बाय। एंड देन वी हैव अबव। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का क्या मतलब है? अबव बोर्ड का मतलब है जो चीज बिल्कुल किसी शख्स से बालातर हो, वाजे हो, सामने हो। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? अबव बोर्ड कहते हैं, अबव बोर्ड। तो हिज ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड, कि उसकी जो ईमानदारी है वो बिल्कुल वाजे है, रोजे रोशन की तरह यहाँ है, उसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट अ स्ट्रेच, एट अ लॉस और ऑल एट सी, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं एक ही मीनिंग में ऑलमोस्ट, अबाइड बाय और अबव बोर्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक्स्ट हमने आज थोड़ा पढ़ा है, कल हम उसको फर्दर जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उसको उस लेसन को, लेसन नंबर 3 को हम खत्म करेंगे। उम्मीद है कि आप टेंसेस को भी दोहराते रहेंगे और ईडियम्स भी साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपकी ईडियम्स हैं वो 40 हो चुके हैं। 40 40 ईडियम्स। तो आप, उम्मीद है कि ईडियम्स को भी साथ साथ तैयार करते रहेंगे।